मेरे नौनिहालो, स्वागत है आपका लर्न एंड प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, GOC2। और GOC2 में अभी अभी मैंने आप लोगों से पूछा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो कितने टाइप की होती है मेरे बच्चों? दो टाइप की होती है ना। तो दो टाइप की होती है कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन, जिन्हें आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR रिएक्शन के नाम से जानते हो। और इसको, ये जो है वो दो टाइप की होती है, इसको SN रिएक्शन भी बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ऐसे है ना। ये दो टाइप की होती है बेटा, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे SN1 और बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे SN2। ये ऊपर भी लगा हुआ मिल सकता है, कभी नीचे भी मिल सकता है, इसलिए ऊपर नीचे के चक्कर में अपने को पढ़ना नहीं, अपने तो SN1 और SN2 के बारे में पढ़ना है। एक एक करके हम ध्यान देते हैं कि SN1 रिएक्शंस कौन सी होती है, SN2 रिएक्शंस कौन सी होती है। SN1 रिएक्शंस जो होती है वो कैसी होती है, यूनिमोलिकुलर। नाम ही इसका क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये कैसी होती है, यूनिमोलिकुलर होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल वाली होती है, ठीक है। और ये कितने स्टेप्स में होती है, देखो SN1 है ना, 1 वाली कितने स्टेप्स में हो रही है, 2 स्टेप्स में हो रही है। और दो स्टेप में से कोई स्टेप तो ऐसा होगा जो जल्दी से हो जाएगा, एकदम फास्ट स्टेप होगा, और कोई स्टेप ऐसा होगा जो स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, वही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक ही स्टेप पर डिपेंड करती है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ओनली, इसीलिए तो इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। और लास्ट में बात करते हैं कि इंटरमीडिएट जो यहाँ पर बनता है वो क्या बनता है, कार्बो कैटायन बनता है। क्या बनता है बेटा, कार्बो कैटायन यहाँ पर एज एन इंटरमीडिएट प्राप्त आपको होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की 5 बातें आप लोगों को याद रहेंगी। कौन कौन सी? एक तो होती है ये यूनिमोलिकुलर, दूसरी होती है 2 स्टेप में, तीसरी रेट स्लोएस्ट स्टेप जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, चौथी मॉलिक्यूल, यस, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और पांचवी इंटरमीडिएट यहाँ पर कार्ब कैटायन बनता है, ठीक है ना। कैसे होती है अब इसको देखते हैं कि SN1 रिएक्शन की जो पहली स्टेप होती है उसमें क्या होता है कि जो भी मिथाइल क्लोराइड है या हेलो एल्केन है, इस हेलो एल्केन में से ये जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है इसका होता है होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज के थ्रू जो है ये क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और कार्बन बेचारा यहाँ पर एज अ फ्री रेडिकल प्रेजेंट होता है। ये देखो कार्बन, सॉरी, कार्बन जो है वो यहाँ पर किसकी तरह प्रेजेंट होता है, एज अ कार्बोकैटायन प्रेजेंट यहाँ पर होता है। अब ये कार्बोकैटायन क्या बना है यहाँ पर, एज एन इंटरमीडिएट प्राप्त हुआ है ना। तो ये इंटरमीडिएट बाद में दूसरे न्यूक्लियोफाइल के संपर्क में आएगा, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को कैसे सब्स्टिट्यूट करेगा, ये OH इस कार्बन पर आकर के, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या होंगे, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन जाएगा तो या तो ये डी प्रोडक्ट या एल प्रोडक्ट बन सकता है। डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एल मतलब लेवो रोटेटरी प्रोडक्ट बन सकता है, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं। बोली बात समझ में आई क्या? Yes, तो ये थी आपकी SN1 रिएक्शन। और SN1 रिएक्शन में आपने देखा कि भाई स्टेबिलिटी अगर कार्बोकैटायन की देखते हैं तो बताइए कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 1 डिग्री। 3 डिग्री, 1 डिग्री लेस होता है, 3 डिग्री ज्यादा होता है। हाँ, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा अगर स्टेबल है, तो इसका मतलब जो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाएगा वो कौन होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म 3, 2, 1, हाँ 3, 2, 1। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होता है वो उतनी ही जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ रेसिमिक मिक्सचर आपको प्राप्त होता है, एक रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर समझते हो?
ऐसा मिक्सचर जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, यानी कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट तो करवाता है, बट उसमें जितना अमाउंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस का होता है उतना ही अमाउंट लेवो रोटेटरी सब्सटेंस का भी प्रेजेंट होता है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ना तो ये डेक्स्ट्रो और ना ही ये लेवो रोटेटरी मोशन करने देता है। ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है? रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, तो इक्विमोलर जो डी एंड एल फॉर्म जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए ये रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। तो स्टेप SN1 जो रिएक्शंस है उनको एक क्विक रिवीजन के थ्रू आप बता सकते हो? बताओ एक एक करके सारे पॉइंट्स जल्दी से। हाँ जी, SN1 के हाँ SN1 पढ़ी ना अभी हमने। SN1 यूनिमोलिकुलर होती है, 2 स्टेप में होती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है स्लोएस्ट स्टेप होता है, एक मॉलिक्यूल की हाँ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट होता है, उसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री की सबसे ज्यादा होती है। रेसिमिक मिक्सचर डी एंड एल का इक्विमोलर आपको मिलता है ना? यही सारी बातें है ना? वेरी गुड, कर लोगे, मतलब SN1 रिएक्शंस आप लोग अच्छी तरीके से कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? SN2 रिएक्शंस के। SN2 जो रिएक्शंस होती है उनको कहा जाता है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कैसी होती है? बायोमोलिकुलर, 2 मॉलिक्यूल से मिलकर के बनेगी। अभी कैसे बनेगी देखिए, ये एक ही स्टेप में होते हैं। देखो SN1 रिएक्शन कितनी स्टेप्स में हो रही थी? अभी SN2 रिएक्शन कितनी स्टेप में हो रही है? आ गया समझ में? हाँ उल्टा उल्टा। तो SN2 रिएक्शंस जो है वो एक स्टेप में होती है। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है ना बेटा, वो एक्चुअली ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट। अब ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है अभी देखना, है ना? तो और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है किस पर? कंसंट्रेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स पर। 2 मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है, जो एक ही स्टेप में होती है और इंटरमीडिएट यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसे बनती है समझो, ये OH इस हेलो एल्केन पर बैकवर्ड अटैक करता है। कैसा अटैक करता है? हाँ जी, पीठ में छुरा भोंकने वाला काम करता है ना? अरे तो क्या होता है कि इधर से तलवार घुसी और इधर से प्राण निकले, ऐसी वाली स्थिति हो जाती है। ये तलवार घुसती जा रही है, उधर प्राण निकलते जा रहे हैं। बोलो निकलते जा रहे हैं ना? अरे वैसा नहीं है क्या? बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? लास्ट सीन ऑफ बाहुबली याद है ना आप लोगों को? कैसे बाहुबली आराम से जा रहा होता है और उसको पीछे से ऐसे कटप्पा आता है और तलवार डाल देता है, और तलवार डालते बाहुबली ऐसा कार्बोकेटाइन की तरह दिखाई देता है। बोलो कार्बन, समझ जाओ ना यार ऐसे। दो है ना, ये इधर से OH, इधर से Cl, इधर बाहुबली का सिर और नीचे 2 टांगे, ऐसे ही तो नजर आता है फिर वो इंसान। मेरे बच्चों के लिए कुछ भी तब। तो बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? SN2 रिएक्शन समझाने के लिए। आज तक इसका जवाब कोई नहीं दे पाया मेरे अलावा, मालूम है तुमको? SN2 रिएक्शन समझानी थी उसको, उसको नहीं मुझे समझानी थी, इसलिए बाहुबली ने सॉरी कटप्पा ने बाहुबली को मारा। तो इधर से तलवार घुसी, इधर से प्राण निकले। तो बताओ धीरे धीरे तलवार, जैसे जैसे तलवार घुसती जा रही है प्राण निकलते जा रहे हैं कि नहीं निकलते जा रहे? और प्राण कौन है? न्यूक्लियोफाइल। तलवार भी कौन है? न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है कि भाई मैं आ रहा हूं तू जा। है ना? और जैसे ही ये होगा तो ये क्या बन जाएगी? ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। ये क्या बनी है यहाँ पर? ट्रांजिशन स्टेट बनी है। अब इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद में ये जो मॉलिक्यूल था, अगर आपने डी यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी अगर लिया था ना, तो ये अभी लेवो रोटेटरी कंपाउंड आपको मिलेगा या प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पर लेवो रोटेटरी
कंपाउंड लिया है तो आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, लेवो का डेक्स्ट्रो में और डेक्स्ट्रो का लेवो में इन्वर्जन हो जाता है, और इन्वर्जन वाल्डन इन्वर्जन कहलाता है। कौन सा इन्वर्जन? वार्डन वार्डन नहीं, वार्डन इन्वर्जन नहीं, वाल्डन इन्वर्जन। हाँ, एक्चुअली हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो हॉस्टल में रहती है ना, तो हॉस्टल में लड़कियां रहती थी तो मस्ती मजाक करते थे। अब जैसे नवरात्रों के डांडिया आए, है ना, आने वाली नवरात्रि, डांडिया वाली नवरात्रि, तो लड़कियां जो है डांडिया खेलने चल जाती थी, रात को लेट आती थी, फिर वॉल्डन उनको उल्टा लटका देती थी, तो वॉल्डन इन्वर्जन हो जाता था उनका भी, डेक्स्ट्रो कर ले वो हो जाता था। सुबह हम पूछते थे तो कह रहे यार वॉल्डन ने उल्टा लटका दिया था, हम कहते तेरा वॉल्डन इन्वर्जन हुआ है ना। कैसे हुआ एक्चुअली, ये ऐसे हुआ, देखना 1 2 3 4, 1 2 3, ये वाला 4। देखो जी, एक कार्बन से 1 2 3 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड नहीं है, ऐसे है ना, बट क्लोरीन की वजह से थोड़े से ये ऐसे ऐसे पीछे 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 ऐसे है ना, आराम से ऐसे पड़े हुए हैं, है ना। अब देखो हो क्या रहा है, आराम से ये मिथाइल क्लोराइड या कोई भी हेलोजन डेरिवेटिव जो है, हेलो एल्केन जो है, वो ऐसा आराम से पड़ा हुआ है, जिसमें ऐसे इधर क्लोरीन है और उधर पीछे की तरफ 3 हाइड्रोजन है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है। अब इस पे ये OH जो एक और न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल, ये वाला न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, तो क्या करेगा, बैकवर्ड अटैक करेगा। बैकवर्ड अटैक करेगा मतलब पीछे से पीठ में छुरा भोंकेगा। बताओ, जैसे जैसे पीठ में छुरा भोंकता जा रहा है वैसे वैसे वो आगे से निकलता जा रहा है कि नहीं, वही तलवार घुसती जा रही है, प्राण निकलते जा रहे हैं, है ना। अब प्राण निकलते जा रहे हैं तो धीरे धीरे अब ये क्या बन गई, यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बन गई, जिसमें ये हाइड्रोजन इधर इस OH से भी रिप्लेस हो रहे हैं, उधर उस Cl से भी रिप्लेस हो रहे हैं, है ना, रिपेल हो रहे हैं। तो ये सब ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसी कंडीशन में आ जाएंगे, ट्राइगोनल प्लेन है, बाइपिरामिडल वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी, है ना। अब ऐसी स्ट्रक्चर होने के बाद में क्या होगा, जैसे ही ये Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा, Cl के यहाँ से बाहर होते ही केवल OH की वजह से ये सारे हाइड्रोजन जो है रिपल्शन फील करेंगे और थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, तो अभी कंडीशन ऐसी हो जाएगी, है ना। पहले ही हवाई जहाज ऐसे उड़ रहा था, अरे वो चंद्रयान का लैंडर और रोवर नहीं देखा आपने, वो भी तो ऐसा ही होता है ना, वो भी ऐसा ही था, है ना। पहले ये ऐसा उड़ रहा था, डी फॉर्म में उड़ रहा था, अभी एल फॉर्म में उड़ने लग गया क्योंकि बैकवर्ड अटैक हुआ। तो इसको क्या कहेंगे आप, वॉल्डन इन्वर्जन कहेंगे। बोलिए, बात समझ में आई? समझ गए सारे ही? बहुत बढ़िया, अरे बहुत समझदार बच्चे हो यार तुम, एक ही बार में समझ जाते हो, गुड। मेहुल, मजा आ रहा है क्लास में? है मेरे बॉक्स में एक पेंसिल एक्स्ट्रा, नहीं नहीं, एक जगह कम पड़ गई, अरे जो भी हो गया भाई। हाँ बेटा, क्या? हाँ, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए पूरा का पूरा ये मंगवाया है भाई। हाँ, कलर पेंसिल्स का बॉक्स, ये मैं हमेशा अपने साथ में रखती हूँ, जब भी मैं क्लास लेती हूँ, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह समझाने होता है तो फिर मैं ऐसे ही जादू चलाती रहती हूँ। है ना, तो हो गया। तो ऐसे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन दोनों समझ में आई। अच्छा, अब की बार मुझे एक बात बताओ कि स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी इस रिएक्शन में? 3 डिग्री। 1 डिग्री की होगी मेरे बच्चे। देखो यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में से 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और ये सबसे पहले रिएक्शन या रिएक्टिविटी शो करेगी। क्यों ऐसा होगा? इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अभी स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, देखो ये कार्बन है जिसके ऊपर पीछे से ये Cl है ना, ये हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था, ये भी हाइड्रोजन था,
और ये OH जो है इसको इस यहाँ पर बैकवर्ड अटैक करना है। बैकवर्ड अटैक करने का मतलब पीछे से इसका सिर फोड़ना है ना। अब ये सिर तो तब फोड़ पाएगा ना जब यहाँ पर कमजोर आदमी जुड़े हुए होंगे, छोटे ग्रुप जुड़े हुए होंगे, तो बताओ बैकवर्ड अटैक जो है वो इजी होगा कि नहीं है। छोटे ग्रुप जुड़े हुए हैं तो बैकवर्ड अटैक जो है वो इजी होगा। बट अगर यहाँ पर बड़े ग्रुप जुड़े हुए होते तो क्या बैकवर्ड अटैक इजी होता? ये ऐसी स्थिति है ना। अगर ये तीनों जो हैं भाई, ये अपना जो है न्यूक्लियोफाइल है ना, पहले से जुड़ा हुआ, इस पे बैकवर्ड अटैक करना है इस ऑरेंज वाले को, है ना। तो ये तीन अगर छोटे ग्रुप होंगे तो बैकवर्ड अटैक इजीली हो जाएगा ना। पर अगर इनमें से बड़े बड़े ग्रुप अगर जोड़ दिए, मैंने इधर भी CH3 लगा दिया, इधर भी CH3 लगा दिया और इधर भी CH3 लगा दिया, तो बताओ बैकवर्ड अटैक इजी होगा कि मुश्किल? मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों भी तो इसको रिपेल करेंगे कि नहीं। अरे एक कार्बन है, उसने 3 हाइड्रोजन पाल रखे हैं, है ना। हाइड्रोजन पीछे से बैकवर्ड अटैक होने से इसको बचाएंगे क्या? नहीं बचाएंगे। पर अगर इसने एक भी CH3 रख लिया, एक CH3 रखते ही ये बड़ा ग्रुप हो गया। बड़ा ग्रुप जो है इस आने वाले न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा यानी कि आसानी से इसका सिर नहीं फोड़ने देगा, है ना। ऐसे अगर 2 CH3 हुए तो ये दोनों मिलकर के इसको इसका सिर नहीं फोड़ने देंगे। और अगर 3-3 बॉडीगार्ड हो गए तो अब तो भैया इसी का सिर फोड़ देंगे। बताओ बैकवर्ड अटैक करने देंगे क्या? नहीं करने देंगे। तो ये क्या है? ये है स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना बड़ा ग्रुप अगर कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है तो फिर उसका स्टेबिलिटी जो है वो कम कर देता है। देखो स्टेबिलिटी कम तो रिएक्टिविटी कम, रिएक्टिविटी कम, उसका कारण क्या? स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। आ गई बात समझ में? अगर तीनों ही हाइड्रोजन थे तो भाई ये तो गरीब कार्बन, है ना। बट इन तीन में से अगर इसने एक भी बॉडीगार्ड रख लिया तो ये थोड़ा अमीर हो गया और ये आसानी से इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। 2 बॉडीगार्ड रख लिए तो और मुश्किल हो जाएगी इसको बैकवर्ड अटैक करने में। और अगर 3 बॉडीगार्ड हो गए तो भैया गया काम से ये OH, है ना। ये OH इसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाएगा। तो जितने ज्यादा बॉडीगार्ड उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, उतनी कम स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी। ठीक है। तो SN1 और SN2 में यदि आपको कोई 4 अंतर लिखने को बोलेगा तो लिख दोगे क्या? बोलो जरा एक एक करके। वेरी गुड, वेरी गुड। TS क्या? हाँ उधर लिख के आना, TS नहीं लिखना। अरे भाई हाँ और चौथा, चौथा यस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री, और इधर ट्रांजिशन स्टेट में 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल। उल्टा उल्टा, दोनों उल्टा पुल्टा। और वॉल्डन इन्वर्जन किधर होता है? 1 में या 2 में? 2 में। और जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर। SN1 में रेसिमिक मिक्सचर, SN2 में वॉल्डन इन्वर्जन। दोनों की खासियत है ये। ठीक है। तो SN1 SN2 अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गई।